नमस्कार दोस्तों, मैं सहदेव सक्सेना जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देरी के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों, कुछ परिस्थितियों के कारण मैं कल वीडियो नहीं डाल सका। संडे का तो ऑफ रहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने सनलाइट के बारे में जाना था कि सन में क्या होता है। सन में 71% हाइड्रोजन और 29% हीलियम होता है। इसमें एक रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया होता है जिसे हम न्यूक्लियर फिजिशन कहते हैं, यानी नाभिक संलयन कहते हैं, जिसके कारण सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम और अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वह ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे आती है, यानी कि जो एनर्जी है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है? उस मेथड को क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं, यानी कि विकिरण कहते हैं। विकिरण विधि के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। और दूसरा सवाल बनता है जो परीक्षा में पिछली कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, जिसकी बहुत ही अधिक संभावना होती है एग्जाम में आने की। तो वो सवाल बनता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक यानी अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है और क्या टाइम ड्यूरेशन होती है सनलाइट को अर्थ पर आने की, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो साथियों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ये हमने पिछली क्लास में जाना था। दूसरा हमने जाना था फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक सवाल बताना चाहता हूँ, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। तो साथियों फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा क्या होता है, ये एग्जाम में सवाल बनता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? रेड एंड ब्लू में। और मिनिमम यानी कि न्यूनतम फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कम, सबसे ज्यादा कम किसमें होता है? वायलेट एंड ग्रीन यानी कि बैगनी और हरे कलर में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कम होता है। जैसे जैसे सनलाइट की मात्रा, प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ती जाती है ना। तो साथियों फिर हमने क्या जाना था कि कैसे कैसे निर्माण होता है ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि हमारे ऊर्जा का फोटो प्लांट्स में कैसे निर्माण होता है। तो 6CO2 और उसके दोगुना यानी कि 12H2O सनलाइट की उपस्थिति में जब क्रिया करती है तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि मुख्य उत्पाद होता है। सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होता है वो 6CO2 6H2O होता है, जिसको क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम ग्लूकोज के ले जाके प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देता है। बचता क्या है? 6O2 और 6H2O। तो उसका क्या करता है, उसको प्लांट रिलीज कर देता है स्टोमेटा यानी कि पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा उसे रिलीज कर देता है। किसको? O2 को और H2O को। ज्यादा रिलीज करने पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं। क्या होता है? पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं। जो रिलीज करता है पत्तियां किसको? O2 को और H2O को। तो उस विधि को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर सवाल बनता है वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने की दर को क्या कहते हैं? पोटोमीटर कहते हैं। दूसरा सवाल बनता है प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो साथियों उस यंत्र को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ और दूसरा यंत्र होता है ऑक्सीनोमीटर। तो यहाँ हमने अपने क्लास को कल छोड़ा था। तो नेक्स्ट हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं किससे? न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। साथियों क्लास आपको अच्छी लगी तो साथ ही साथ आप कमेंट करके बता दिया कि सर क्लास अच्छा है। कोई डाउट हो तो वो भी यहाँ लिए जाएंगे। तो क्या होता है पोषक तत्व? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? पोषक तत्व क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। वैसे पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा से हमें क्या होता है? वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं, यानी कि विकास और वृद्धि में मदद करते हैं। ऐसे ही पदार्थों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषण कहते हैं साथियों। ठीक है ना। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? सवाल यहाँ होता है पोषण के
यानी कि पोषक तत्वों के बारे में हमने जाना, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना कि वैसे पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि में मदद करते हैं, उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। अब सवाल बनता है पोषक तत्व कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स साथियों दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। पहला लिखिए अधिभार पोषक तत्व। अधिभार पोषक तत्व जिसे हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं साथियों? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने जाना कि पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है ना। पोषक तत्वों के बारे में हमने जाना है अभी, पोषक तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना साथियों। जी चलिए, तो क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। इसकी जरूरत हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? इसकी जरूरत हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में होती है। नोट कीजिए, यहां से कीजिए, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा मार्कर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। साथियों इसकी जरूरत हमारे शरीर में इसकी जरूरत हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में होती है। किसकी? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। किसकी? अधिभार पोषक तत्व की। किसकी? अधिभार पोषक तत्व की हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है। किसकी होती है साथियों? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। किसकी? अधिभार पोषक तत्व की, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं बताइए जी? वैसे पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें मदद करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। कितने टाइप के पोषक तत्व होते हैं? टू टाइप्स के, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि अधिभार पोषक तत्व, और सेकंड क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिन्हें कहते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट, नेक्स्ट प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हमारे क्या है? अधिभार पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनकी हमारे शरीर में इनकी जरूरत हमारे शरीर को बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। किनकी होती है साथियों? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये क्या होता है? हमारे शरीर में सिर्फ इनका ही पाचन होता है। क्या होता है साथियों? हमारे शरीर में सिर्फ इनका ही पाचन होता है। किनका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि अधिभार पोषक तत्व। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। सिर्फ इनका ही हमारे शरीर में पाचन होता है। एग्जाम में सवाल बनता है, इस एग्जाम में सवाल कैसे बनता है कि आपको ऑप्शन दिए होंगे और इनमें से दिया होगा कि इनमें से किस तत्व का हमारे शरीर में पाचन होता है।
बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिनमें से ये भी होंगे और भी होगा जो हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें कौन कौन से हमारे शरीर में पाचन होता है ये हमको याद होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं C6H12O6। फैट यानी कि वसा, और प्रोटीन तो आप जानते हैं, नोट कीजिए। चलिए साथियों, जहां तक कि मैं जानता हूं साथियों, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, रिवीजन भी टाइम टू टाइम कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, हमने अभी जाना अधिभार पोषक तत्व के 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी हमने बात की है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी अधिभार पोषक तत्व की। नाउ वी विल बी टॉक अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सेकंड पॉइंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ये क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। इनकी जरूरत हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है। इसकी जरूरत हमारे शरीर में क्या होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। इनकी जरूरत हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व। और जिनकी जरूरत हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि अधिभार पोषक तत्व, ठीक है ना। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व यानी कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन, दूसरा क्या होता है हमारा मिनरल्स यानी कि खनिज, एंड तीसरा होता है हमारा वाटर। इनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में इनका पाचन नहीं होता है। किनका पाचन हमारे बॉडी में नहीं होता है, किनका डाइजेस्टिव हमारी बॉडी में नहीं होता है, विटामिन्स, मिनरल और वाटर का। किनका पाचन हमारी बॉडी में होता है, किनका डाइजेस्टिव हमारी बॉडी में होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। अब सवाल उठता है कि सर जब इनका पाचन हमारी बॉडी में होता ही नहीं है तो फिर हमें इनकी जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है हमें इन्हें लेने की, फिर तो हमें इन्हें लेना ही नहीं चाहिए। जब जरूरत नहीं है, जब हमारी बॉडी में इनका पाचन नहीं होता है तो फिर क्या फायदा है इनको लेने की। सवाल तो ठीक है ना, सही बनता है। क्यों हमें जरूरत है किसकी, विटामिन, मिनरल्स और वाटर की, जब हमारी बॉडी में पाचन ही नहीं होता। क्योंकि पाचन तो हमारी बॉडी में कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। क्यों होता है, क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अधिभार पोषक तत्व है। इनकी जरूरत हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इनकी जरूरत है। कम मात्रा में किसकी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, यानी कि विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स की हमारे शरीर में कम मात्रा में जरूरत होती है। बट इनका पाचन यानी इनका डाइजेस्टिव हमारी बॉडी में नहीं होता है।
क्यों? तो फिर इन्हें लेने की जरूरत क्या भाई? तो आप यहां समझिए, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक कैंडल है। क्या है? एक कैंडल है। ये कैंडल जल रही है, ठीक है ना? अभी हमने इसको एक गिलास से ऐसे करके बंद कर दिया तो कैंडल क्या होगी? बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि एयर नहीं मिल रही। एयर यानी कि ऑक्सीजन इसको प्रॉपर वे में नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, ठीक है ना? ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, इसलिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। तो साथियों, जिस तरीके से ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होती है, उस तरीके से ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन, मिनरल और वाटर, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी अधिवात पोषक तत्व जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, उनको पाचन करने में सहायक होती है, इसलिए इनकी जरूरत बॉडी को होती है। तो अब तो सवाल नहीं बनता होगा कि दिमाग कि सर इनकी जरूरत जब हमारी बॉडी में पाचन होता ही नहीं है तो इनकी क्या जरूरत है? गॉट इट? समझे ना? जिस तरीके से आपको जलाने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, साथ ही उसी तरीके से माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उनको पचाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है, ठीक है? तो इसकी भी जरूरत हमारी बॉडी में होनी चाहिए। नोट कीजिए। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सर साथियों, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर होती है। क्या होती है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर, उपापचयी, क्या बोलते हैं इनको? उपापचयी नियंत्रक। उपापचयी नियंत्रक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। नोट कीजिए। नोट कर लिया? गुड। चलिए, तो हम बात करते हैं किसके बारे में? मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है। अभी हमने एक शब्द देखा था, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। तो अब हम बात करते हैं किसकी? न्यूट्रिएंट्स में ही किसकी बात करते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचय, हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया। हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया, हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय। मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार के होते हैं? तो मेटाबॉलिज्म है टू टाइप्स। कितने प्रकार के? टू टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट मेटाबॉलिक एंड दूसरा एनाबॉलिक, ठीक है ना? कैटाबॉलिज्म और दूसरा क्या होता है? एनाबॉलिज्म। ये नोट कीजिए, पहले डेफिनेशन नोट की, ठीक है? चलिए साथियों,
फर्स्ट होता है आपका मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आपका होता है कैटाबॉलिज्म। पहला कौन सा होता है आपका कैटाबॉलिज्म, जिसे हम बोलते हैं अपचय। क्या बोलते हैं? अपचय, यानी कि कैटाबॉलिज्म। इसमें एक जटिल अणु क्या होता है? इसमें एक जटिल अणु, एक जटिल अणु यानी कि एक बड़ा अणु क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसमें एक जटिल अणु यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। इसमें एक जटिल अणु कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी कि अणु, छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी कि अणु में टूटता है। टूटता है ना। इसमें ऊर्जा रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? इसमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना साथियों। कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय क्या होता है? कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय क्या होता है? इसमें एक जटिल अणु यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे छोटे अणु यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है यानी कि टूटता है, जिसमें क्या होती है? ऊर्जा रिलीज होती है। उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय। नोट करो। जैसे ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जटिल अणु। ठीक है ना। ये क्या होगा? कैटाबॉलिज्म में क्या पढ़ रहे हैं? कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि जटिल अणु छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ठीक है ना। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ये क्या है हमारे? स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय। नोट करो। नोट डाउन किया साथियों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या आता है? एनाबॉलिज्म। क्या आता है? एनाबॉलिज्म। जिसे हम क्या बोलते हैं? उपचय। अभी हमने किसके बारे में बात की थी? कैटाबॉलिज्म के बारे में। कैटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? अपचय। अब क्या है? एनाबॉलिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? उपचय। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जब सरल अणु मिलकर यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल, सरल अणु मिलकर जब सरल अणु मिलकर यानी सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर एक
जटिल अणु यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक सरल अणु मिलकर एक जटिल अणु यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। का निर्माण करें तब क्या होता है? एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय होता है। करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उपचय यानी कि एनाबॉलिज्म कहते हैं। किसमें? एक जटिल अणु, जब सरल अणु, जब सिंपल मॉलिक्यूल ऐसे जब सिंपल मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ये क्या है आपके? सरल अणु क्या बनाएंगे? जटिल अणु क्या बनाएंगे? जटिल अणु। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है साथियों? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि जटिल अणु मिलकर किसमें टूटता है? छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय। उसको हम क्या बोलते हैं? अपचय बोलते हैं। और जब छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जटिल अणु का, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय। देखिए जैसे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर क्या करते हैं? बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं पता है? फोटोसिंथेसिस की क्या क्रिया थी? 6CO2 12H2 मिलकर क्या बना रहे थे? C6H12O6 है ना, ग्लूकोज का निर्माण कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? सेकेंडरी 6O2 और 6H2। तो उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किसमें आता है? एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए कल हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हमने बताया था क्या है, जिनको हमारे शरीर की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जो किसके अंतर्गत आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो कल हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, साथ ही साथ आप लोग मुझे अपना प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को पहुंचाएं, जिससे वो भी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ सके और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीका से कर सकें। जो भी कंपटीशन के एस्पिरेंट हैं, जो आने वाले एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास हमारा हर वीडियो पहुंचे, तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही मुझे चाहिए साथियों। तो इसी के साथ मैं सहदेव सक्सेना आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार साथियों, एंड हैव अ गुड डे।